हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का रिवीजन 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर इसका हो चुका है, जिसमें आपको बताया गया था जो टॉपर्स बच्चे हैं उनका रिवीजन का चार्ट किस प्रकार बनता है। ठीक है। तो टॉपर्स रिवीजन चार्ट के बारे में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, और आपको ये भी बताया था कि हम रिवीजन का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। देखो, आज हमें बेटे विलियन वाला जो चैप्टर है ना, पहला हमारा, उस विलियन वाले चैप्टर का पहला लेक्चर है। और आप कह सकते हो कि रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 है। रिवीजन का तो दूसरा लेक्चर है, और विलियन वाले चैप्टर का रिवीजन का पहला लेक्चर है। विलियन का पहला लेक्चर, बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की पढ़ाई। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, विषय सूची है हमारा, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, वो सारी बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है, हम विलियन पढ़ेंगे। विलियन के बाद विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजक यौगिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। उसके बाद एमीन पढ़ेंगे, फिर जैव अणु पढ़ेंगे। और इन सब को पढ़ने के बाद जब हमारे ये सारे यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है जब। उसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, यानी नेम रिएक्शंस। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। और बस प्रयोगात्मक कार्य और एक स्मार्ट प्रैक्टिस जोन में 20 अतिरिक्त संभावित प्रश्न, यानी हम उन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में, जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। यहाँ तक का हमें काम करना है। आगे कंपटीशन कॉर्नर है जेई नीट के लिए, इसे हम डिस्कस नहीं करने वाले। अभी फिलहाल अनसोल्ड पेपर्स और मॉडल पेपर्स को देख लेंगे हम। तो इस क्रम में हमें अपनी पढ़ाई करनी है। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि भाई, यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप अवतार का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्योंकि हम अवतार के क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो कर रहे हैं यहाँ। ठीक है बेटे। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमें थोड़ा सा देखना है कि 2025 बोर्ड पेपर की समीक्षा थोड़ी सी करनी है। रसायन विज्ञान कक्षा 12 का जो 2025 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर पर। यहाँ लिखा हुआ है, वर्ष 2025 में आयोजित रसायन विज्ञान कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का स्तर मध्यम से कठिन था। रसायन विज्ञान विषय के कुल 7 सेट बनाए गए थे, जिनमें प्रश्नों का स्तर लगभग एक समान था। तो जो 7 सेट थे, उनमें जो क्वेश्चंस थे वे लगभग एक जैसे लेवल के क्वेश्चन थे। जैसे किस किस तरह के क्वेश्चन थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में कि किस किस तरह के क्वेश्चन थे। एक तो थे उसमें बेटे बहुविकल्पीय प्रश्न। इन प्रश्नों के कुल 6 अंक आवंटित किए गए थे, जिनमें 1 अंक वाले प्रश्नों में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे। इन प्रश्नों का स्तर आसान से मध्यम था। कुल प्रश्न, कुछ प्रश्न कठिन थे, लेकिन स्पष्ट अवधारणाओं के साथ आसानी से उत्तर दिए जा सकते थे। यानी 6 तो आए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फॉन्ट छोटा है, कोई बात नहीं है, यहाँ इतना आपको समझने की आवश्यकता नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझो। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद आपको पता चलेगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आए थे, 6। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के कुल 16 अंक आवंटित किए गए थे। 2 अंक वाले प्रश्नों में 8 प्रश्न शामिल थे, यानी 8 प्रश्न 2-2 नंबर के, 8 दूनी 16 नंबर। इन प्रश्नों का स्तर मध्यम से कठिन था। बोर्ड द्वारा अधिकांश प्रश्न उम्मीदवारों से विषयों में सैद्धांतिक ज्ञान, यानी थियोरिटिकल नॉलेज की जांच करने के लिए पूछे गए थे। यानी ये जो आपके 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले आए, इनसे आपकी थियोरिटिकल नॉलेज चेक की गई, जो 2025 का बोर्ड एग्जाम हुआ था। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आए थे, 6। अति लघु कितने आए थे, अति लघु आए थे 8, 2-2 नंबर वाले। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के कुल 12 अंक आवंटित किए गए थे। 3 अंक वाले प्रश्नों में 4 प्रश्न शामिल थे, तो 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर वाले। अधिकांश प्रश्न मध्यम से कठिन स्तर
के एक से अधिक भागों में थे, यानी पार्ट्स में डिवाइड थे। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, फिर लघु उत्तरीय का सेकंड पार्ट था। इन प्रश्नों के कुल 16 अंक आवंटित किए गए थे। 4 अंकों में कुल 4 प्रश्न शामिल थे, तो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आए थे, 16 नंबर इस चीज के थे। और फिर बेटे उसके बाद अच्छा, इसमें एक बात और भी लिखी हुई है, अधिकांश प्रश्न एप्लीकेशन आधारित थे तथा विषय के उच्च ज्ञान के साथ उनका उत्तर दिया जा सकता था। उसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो जिस बच्चे को ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है हर एक टॉपिक के, वो इनका आंसर आसानी से दे देगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। इन प्रश्नों के कुल 20 अंक आवंटित किए गए थे। 5 अंकों के प्रश्नों में कुल 4 प्रश्न शामिल थे, 4 पंजे 20। इस खंड के प्रश्न आंतरिक विकल्पों, यानी उनमें चॉइस थी कि या तो ये क्वेश्चन कर लो या तो ये कर लो, इंटरनल चॉइसेस के साथ पूछे गए थे। अधिकांश प्रश्न कार्बनिक भागों में से थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही ये क्वेश्चन आते हैं। अभिक्रिया तथा परीक्षण वाले प्रश्न पूछे गए थे। अभिक्रियाओं पर अच्छी पकड़ से प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता। हाँ, तो जिन्हें केमिकल रिएक्शंस आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वे इन क्वेश्चंस को वेरी इजीली कर पाए बच्चे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी समीक्षा कर ली कि कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, विलियन, जिसका नाम सॉल्यूशन भी होता है, पहला चैप्टर है। और सबसे पहले हम, जैसे कि हर बार मिनी हाइड्रोजन बैच में करते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसी क्रम में हम सबसे पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझते रहना है, सुनते रहना है जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ। आपके पास बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टॉपिक आएंगे जिनमें आपको स्क्रीन देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ कि अवतार का क्वेश्चन बैंक यदि आप मार्केट से खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन बैंक को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले विलियन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है आपको सबको। देखो, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। पता है ना, किसी द्विअंगी विलियन, यानी जिसमें 2 अवयव हों, में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा दूसरे अवयव को विलेय कहते हैं जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो विलियन, विलायक और विलेय पता होने चाहिए। अगली बात, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलियनों को तनु और सांद्र विलियन, जिस विलियन में विलेय कम है वो तनु विलियन है, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है वो सांद्र विलियन है। संतृप्त विलियन, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम है। असंतृप्त विलियन, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम है। अति संतृप्त विलियन, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम यानी संतृप्त विलियन से भी ज्यादा है, में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। उसके बाद विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलियनों को ठोस विलियन कहते हैं, जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो। द्रव विलियन में विलायक द्रव होता है, और गैस विलियन में विलायक कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। विलेय चाहे कोई सी भी अवस्था में हो। और आपको इस बात का भी पता है कि द्रव विलियन भी फिर दोबारा से 3 प्रकार के होते हैं, और गैस द्रव विलियन, ठोस विलियन और गैसीय विलियन, ये तीनों 3 प्रकार के होते हैं, और कुल 9 प्रकार के विलियन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली बात आती है विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इनके ऊपर एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है और न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जैसे सबसे पहले है W/W, या भार बटे भार, या द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब ये है इसे ऐसे भी लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालते हैं? विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का कुल द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो WB/WT गुणा 100। P का मतलब विलेय, T का मतलब पूरा विलियन। विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100, इसे कहते हैं W/W, या भार बटे भार, या द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। फिर होता है W/V, या भार बटे आयतन प्रतिशत। इसमें ऊपर तो लेना होता है विलेय का भार ग्राम में, और नीचे लेना होता है विलियन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, और गुणा करनी होती है 100 से।
ठीक है, आप इसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, विलेय का भार बटे वॉल्यूम किसका, विलियन का, और गुणा 100। ये भार तो ग्राम में है और ये है मिलीलीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है उसके बाद तीसरा जो तरीका है विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का, वो है V अपॉन वी या आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत निकालना है V अपॉन वी, तो ऊपर विलेय का आयतन ml में और नीचे विलियन का आयतन ml में और गुणा 100। प्रतिशत का सवाल है तो 100 से गुणा करोगे। आप विलेय के आयतन को V भी लिख सकते हो और विलियन के आयतन को VT लिख सकते हो और गुणा 100। मात्रक दोनों का एक जैसा होना चाहिए। ऊपर यदि विलेय का आयतन आपने ml में लिया, मिलीलीटर में, तो विलियन का आयतन भी आपको ml में लेना होगा। यदि विलियन का आयतन आप लीटर में लोगे, विलेय का आयतन, तो विलियन का भी लीटर में लेना होगा। उसके बाद आता है अंश प्रति मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसके लिए विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख यानी 1 मिलियन। ठीक है, अच्छा एक चीज है इसमें जो है ना, आप विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणा 10 की घात 6 ऐसे लिख सकते हो। आप भार चाहे मिलीग्राम में ले लो दोनों का, चाहे ग्राम में ले लो दोनों का, चाहे किलोग्राम में, एक मात्रक होना चाहिए एक। ठीक है बेटे यदि आप ऐसा करते हो ना, वैसे तो इसके फार्मूले मैंने बताए हैं, आगे और भी बता दूंगा, अभी तो हम इतनी बात करेंगे। फार्मूले आपको 4 बता रखे हैं पीपीएम के, और पीपीएम के बाद आता है अंश प्रति बिलियन, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। इसे निकालना है तो बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है। वहां तो पीपीएम में तो 10 की घात 6 होती है और यहाँ 10 की घात 9, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 10 की घात 9। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कैसे होता है, ऊपर तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और नीचे विलियन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार से, यानी विलेय का भार बटे, नहीं तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। ये होता है नॉर्मलता का फार्मूला। मात्रक कोई पूछता है तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये लिखा हुआ, ऊपर तुल्यांक है, नीचे आयतन लीटर में, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। फिर आती है मोलरता, कैपिटल एम। इसे निकालने का तरीका यह है, यहाँ इन्होंने वो वाला फार्मूला यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, ये है फार्मूला। देखो W2 यानी विलेय का भार 2 लिख सकते हो या B लिख सकते हो। विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में, यदि लीटर में लिखोगे तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करनी होती है ना, तो इसलिए इन्होंने मिलीलीटर को बटे में 1000 लिख के लीटर में ही कन्वर्ट करा हुआ है। जो 1000 से इन्होंने ऊपर नीचे भाग करोगे तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। जहाँ W2 और M2 विलेय के मोल हैं। विलेय के मोल का मतलब भार बटे अणुभार से ही तो निकलते हैं मोलों की संख्या। तो मोलरता के तो बहुत सारे सवाल आपने कर रखे हैं, नॉर्मलता के भी। उसके बाद आती है फॉर्मलता। फॉर्मलता वास्तविकता में मोलरता ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उनका हम अणुभार नहीं लिखते। आयनिक यौगिकों को अणुसूत्र उनके ना कहकर उन्हें हम कहते हैं फार्मूला, सूत्र कहते हैं, अणु नहीं कहते। ठीक है, तो अणुभार ना कहकर सूत्र भार कहते हैं, सूत्र भार। आयनिक यौगिक है तो नॉर्मल भाषा में आप उसे अणुभार जिसे कह रहे हो उसे सूत्र भार कहना चाहिए। बस ये डिफरेंस है, मोलरता और जो फॉर्मलता है, फॉर्मलता, दोनों एक जैसी हैं। तो विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या विलेय के ग्राम सूत्र भार का मतलब यहाँ बिल्कुल जैसे विलेय के मोलों की संख्या होती है ना, ऐसा ही होता है ग्राम सूत्र भार बटे विलियन का आयतन लीटर में। ये बहुत कम जरूरत पड़ती है। उसके बाद मोललता, स्मॉल एम। मोललता कैसे निकलती है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। बस हर बार हम विलियन का आयतन लीटर में ले रहे थे। मोललता में एक बात ध्यान रखनी है कि बटे में विलायक का भार लिखना है किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का भार किस में लेना है, किलोग्राम में। उसके बाद आता है आपका मोल प्रभाज, एक्स या चाई जो भी आप इसे कहते हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल। किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये परिभाषा है। यदि आपको
विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल ऊपर लिखो और बटे में लिखो कुल मोल, और मोलों की संख्या आपको पता ही है, भार बटे अणुभार से निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ विलयन की मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। क्या संबंध होता है मोलरता और नॉर्मलता में, एक ये पता होनी चाहिए। यदि आपको नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता को गुणा कर दो आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान से, यानी अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अणुभार बटे तुल्यांकी भार को आप स्मॉल एन से भी लिख सकते हो। अब एन का मतलब क्षारकता भी हो सकता है, एन का मतलब अम्लीयता भी हो सकता है, एन का मतलब किसी लवण के ऊपर उपस्थित कुल आवेश भी हो सकता है। ये चीज़ सिखा रखी है आपको कि आपको नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता को एन से गुणा कर दो बस। एन का मतलब क्षारकता या अम्लता या आवेश। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बहुत ज्यादा, हेनरी का नियम। आपको पता ही है हेनरी का नियम हमने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मोल अंश यानी मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी जो दाब P है आंशिक दाब P है वो समानुपाती है मोल प्रभाज के, एक्स गैस या चाई गैस। और सबको पता है कि जब ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटाकर हम बराबर का निशान लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं KH। इस KH को कहते हैं हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट। यदि हम गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता माने, गैस के मोल अंश को क्या मान ले, विलेयता, तो हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब उस विलयन में गैस का जितना आंशिक दाब है, उस आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा विलेयता होगी, या जितनी ज़्यादा विलेयता होगी उतना ही उसका आंशिक दाब होगा। सामान्य ताप में वृद्धि होने के साथ, यदि सामान्यतः ताप में आप वृद्धि करोगे तो गैसों की विलेयता घटती है। ये बात आपने पढ़ रखी है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की गैस में विलेयता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की गैस में विलेयता घटती है, इसलिए गर्म कोल्ड ड्रिंक आपको अच्छी नहीं लगने की, ठंडी कोल्ड ड्रिंक आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि CO2 गैस की विलेयता यानी घुलनशीलता उसमें ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब आपने पढ़ रखा है कि यदि हमारे पास एक बर्तन है, बंद बर्तन, ये बंद बर्तन है, इसमें आपने यहाँ तो भर रखा है द्रव और यहाँ ऊपर इकट्ठी हो रही है वाष्प, तो द्रव और वाष्प के बीच जब साम्य अवस्था स्थापित होती है ना, तो उस समय वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब लगाती है उस दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, वही बात लिखी हुई है, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। कम क्वथनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है, ध्यान रखियो। जिसका क्वथनांक कम है उसका वाष्प दाब अधिक है, इसलिए तो उसका क्वथनांक कम है। किसी विलायक या द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलेय के अणु विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति यानी द्रव के अणुओं की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं। मान लो आपके पास पानी है और पानी में आपने नमक या चीनी घोल दी, तो नमक या चीनी जो है वो अपने आप तो वाष्प बन के उड़ नहीं सकती, पर पानी के अणुओं को भी वाष्प बनकर उड़ने से रोकेगी। इसे कहते हैं अवरोध पैदा कर दिया, जिससे विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। मतलब आपके पास कोई भी द्रव है जो वाष्पशील है और उसमें आपने अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया या ठोस घोल दिया, तो वो अवाष्पशील पदार्थ उस द्रव के वाष्प दाब को घटा देगा, और इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब का अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, उसके बाद आता है राउल्ट का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, राउल्ट का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर यानी स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब P, इसके मोल प्रभाज X तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो कि किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इतना लिख लो सिर्फ।
फिर आपको ये तो पता ही है कि जब आप यहाँ अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाओगे तो यहाँ कांस्टेंट लगेगा पी नॉट। ठीक है, अब यदि ये पहला घटक है ए, तो यहाँ भी ए लिखा जाएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और ये यदि दूसरा घटक है बी तो हर जगह बी लिखा जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि आपके पास द्रव द्रव विलयन है, उस विलयन में किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है स्थिर किसी निश्चित ताप पर, उसका वाष्प दाब जो होगा वो उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। बस इतना लिख दो। इन्होंने तो कहा कि उस घटक के मोल प्रभाज के और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के समानुपाती होगा, गुणनफल के बराबर होगा, मतलब समानुपाती नहीं। तो द्रवों ए तथा बी वाले आदर्श विलयनों के लिए पी ए किसके बराबर होगा, पी ए नॉट एक्स से, और पी बी किसके बराबर होगा, पी बी नॉट एक्स बी। विलयन का कुल वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, पी एस कह दो या पी टी भी कह सकते हो, टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यही तो है राउल्ट का नियम। आपको पता है पी ए और पी बी ए और बी के आंशिक दाब हैं, और पी ए नॉट और पी बी नॉट क्रम से शुद्ध अवस्था में ए और बी के वाष्प दाब हैं। ठीक है, और एक्स ए और एक्स बी क्रम से ए और बी के मोल प्रभाज हैं। ये लिख देना चाहिए कि कौन सा संकेत किस चीज को प्रदर्शित करता है। फिर यहाँ एक हेडिंग आई नोट, इन नोट को देखो जरा आप। यहाँ एक हेडिंग आई नोट, नोट में बताया गया है माना वाष्प अवस्था में दो घटकों ए और बी के मोल अंश क्रम से वाई ए और वाई बी हैं। आप एक्स ए और एक्स बी भी लिख सकते हो, पर वाष्प अवस्था की बात करी है इसलिए हमने वाई ए और वाई बी कह दिया। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम से पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी। ठीक है, पी कुल कह दो या पी नॉट कह दो, एक ही बात है। पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी नॉट या पी टोटल कह दो। तो आदर्श विलयन के लिए एक बात ध्यान रखनी है आपको, आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है प्रत्येक परिस्थिति में, या सांद्रता की एक बड़ी परास में जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे हम आदर्श विलयन कहेंगे। तो आदर्श विलयन के लिए आपको पता होगा एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो जीरो होता है, डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा वी मिश्रण भी जीरो होता है, और डेल्टा एस मिश्रण क्या होता है, बड़ा होता है जीरो से। यानी यहाँ कह सकते हैं हम कि जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और अनादर्श विलयन के लिए पी ए नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, जबकि आदर्श विलयन के लिए पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होगा। फिर इक्वल्स टू के निशान आ जाएंगे आदर्श विलयन के लिए। और डेल्टा एच मिश्रण जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा वी मिश्रण जीरो नहीं हो सकता अनादर्श विलयन के लिए। ये बात पता होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर आता है अणु संख्या गुणधर्म। आपको पता है किसी भी विलयन का ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म हमारे कोर्स में 4 हैं। ठीक है, एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, एक क्वथनांक का उन्नयन है, एक हिमांक में अवनमन है, और एक परासरण दाब है। ये 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म हमारे कोर्स में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपको पता है कि यदि आपके पास कोई भी विलायक है उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, जैसे पानी है उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, और पानी में आपने किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोल दिया तो अवाष्पशील पदार्थ क्या करेगा, पानी के वाष्प दाब को घटा देगा, विलायक के वाष्प दाब को घटा देगा, और इसे ही कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ है पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को। देखो वाष्प दाब में अवनमन हुआ पी नॉट माइनस पी एस का, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पी नॉट, इनका जो अनुपात होता है इसे ही कहते हैं आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में। इसे हमने ऐसे पढ़ रखा है P माइनस पी एस अपॉन पी, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। तो मतलब हमने यहाँ, इन्होंने पी नॉट लिख दिया, हम P लिख देते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, संकेत आप चाहे पी नॉट लिख दो या P लिख दो। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन, ये विलायक का वाष्प दाब में अवनमन है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये है, पी नॉट लिख दो या P लिख दो, के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तथा राउल्ट के नियम अनुसार, यह राउल्ट का दूसरा नियम है, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये विलायक के वाष्प दाब घटता है, जो कहते हैं ना वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किस में हुआ, विलायक के वाष्प दाब में हुआ अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज यानी x विलेय के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो ये तो विलायक का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है और ये विलेय का मोल प्रभाज है। और विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकलता है, विलेय के मोल बटे कुल मोल, तो ये राउल्ट का नियम है। अब आप मोल का जब मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से लिखोगे, एक तो बात ये ध्यान रखो कि विलेय के मोल नीचे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तनु विलयन के लिए क्या होता है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, N2/N1 रहता है। और N2 कैसे निकलेगा, N2 निकलेगा भार बटे अणुभार से, और N1 भार बटे अणुभार से, वो तो ऊपर जाना ही है आपको पता है। तो ये फार्मूला फाइनल होता है हमारा ये वाला, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। ऐसा हमने उसे नेग्लेक्ट क्यों करा वो भी बता दिया मैंने आपको। यहाँ लिखा हुआ है तनु विलयनों के लिए N2 बहुत छोटा होता है N1 से, यानी विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होती है विलायक के मोलों की संख्या के मुकाबले। अब जब छोटी है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। N1 और N2 क्रम से विलायक और विलेय के मोल हैं। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, W1 विलायक का भार है, और M1 और M2 क्रम से विलायक और विलेय के अणुभार हैं। आप विलायक और विलेय के लिए 1-2 भी इस्तेमाल कर सकते हो, और विलायक और विलेय के लिए AB भी इस्तेमाल कर सकते हो, AB हमने आपको सिखा रखा है। उसके बाद आते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB। अब क्वथनांक में उन्नयन, जब वाष्प दाब घट गया तो क्वथनांक तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको सिखाया जिसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है उसका क्वथनांक कम होता है, क्वथनांक कम तो वाष्प दाब ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यह है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्वथनांक का बढ़ जाना। आपके पास कोई द्रव है वाष्पशील, उसमें आपने किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोल दिया, नमक को, चीनी को, ग्लूकोज को, यूरिया को, तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या के बढ़ने के कारण क्या होगा, वाष्प दाब घट जाएगा, और जब वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो गणितीय रूप में डेल्टा TB = TB - TB0। पहले क्वथनांक उसका मान लो, पहले क्वथनांक था TB0 और घोलने के बाद हो गया TB। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा T = TS - T, ऐसे भी कह सकते हो। T तो है शुद्ध विलायक का और TS है विलयन का, जब उसमें आपने नमक या चीनी घोल दिया। जहाँ TB तथा TB0 क्रम से विलयन तथा विलायक के क्वथनांक हैं, और तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है। क्वथनांक में उन्नयन हमेशा मोललता के समानुपाती होता है, और ये समानुपाती का निशान हटाकर जब आपने बराबर का निशान लगाया तो कांस्टेंट लग गया है KB, इसे हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक KB को, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसका फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, M = 1000 kW/ΔT × कैपिटल W सिखा रखा है, वही फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिखा रखा है M = 1000 × K × W/ΔT × कैपिटल W। अब यहाँ क्या है, M तो है मोललता, सॉरी M तो है मॉलिक्यूलर वेट मोललता नहीं, क्योंकि मोललता को भी स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ अणुभार को भी, यहाँ ये अणुभार है लिखा होगा कहीं, देखो हाँ ठीक है, ये अणुभार है, ध्यान रखना क्या है, अणुभार। और यहाँ 1000 तो संख्या है, K है मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसे हम KB लिख रहे हैं यहाँ KB। स्मॉल W विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, डेल्टा T माने क्वथनांक कितना बढ़ चुका है। जैसे पहले क्वथनांक 100 डिग्री C था, नमक या चीनी या ग्लूकोज घोलने पर क्वथनांक 100 डिग्री C से मान लो 101 हो गया, तो डेल्टा T का मतलब हुआ 101 - 100 यानी 1 डिग्री। उसके बाद आता है मोलल तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक, बहुत इंपॉर्टेंट है KB। देखो क्या होता है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर
क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। तो 1 किलोग्राम विलायक कह दो या 1000 ग्राम विलायक कह दो, उसमें विलेय का 1 मोल घोल दो, क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा ना वही है केबी या मोलल उन्नयन स्थिरांक। और विलायक के 100 ग्राम में 1 मोल घोलने पर इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि विलायक का आपने 1000 ग्राम लिया और उसमें विलेय का 1 मोल घोल दिया तो देखा क्वथनांक कितना बढ़ गया, वो तो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और यदि आपने विलेय के लिए 100 ग्राम, 1000 ग्राम नहीं लिए, 100 ग्राम विलेय लिया और उसमें 1 मोल विलायक का घोल दिया, सॉरी विलेय का घोल दिया, ठीक है, विलायक के 1000 ग्राम में 1 मोल घोल दोगे, क्वथनांक देखोगे कितना बढ़ा है, वो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोल के देखोगे क्वथनांक कितना बढ़ा है, तो वो है मोलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ कोई भी हो, क्योंकि जब विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। मतलब ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है या मोलर उन्नयन स्थिरांक है, इसका मान विलायक के लिए एक जैसा होगा, विलेय चाहे कोई सा भी घोल दिया हो आपने, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये विलायक का गुण है, विलेय का गुण नहीं है, क्योंकि क्वथनांक जो बढ़ेगा वो विलायक का ही तो बढ़ेगा। क्वथनांक विलायक का बढ़ेगा जैसे पानी का बढ़ेगा क्वथनांक। फिर आता है हिमांक में अवनमन। तो यूं कहा कि हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब बराबर होते हैं। जब भी किसी भी पदार्थ को उसके हिमांक पर रखोगे तो द्रव और ठोस दोनों के वाष्प दाब, यानी उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यहां से है मेन बात, वो तो फालतू की बात थी जो भी हमने पढ़ी। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हिमांक कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? हिमांक। सिखाया था ना कैसे। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। और ये फार्मूला है डेल्टा टी एफ, अनुक्रमानुपाती है माना चाहिए था। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, और ये फार्मूला वही है, एम इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ जिस तरह हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ी, ऐसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ की परिभाषा है। देखो, किसी विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है यानी कमी आती है, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसके बाद आ जाओ भाई आप परासरण दाब पाई पर। परासरण दाब पाई क्या होता है? परासरण दाब, परासरण दाब का मतलब आपको पता ही है कि यदि किसी भी विलयन को आप शुद्ध विलायक से अलग कर दोगे अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो क्या होगा? ऐसा करने पर परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ, और उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब आपको लगाना पड़ेगा उसे ही आप कहोगे परासरण दाब या पाई, या पी भी कह सकते हैं आप इसे। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, अथवा ना 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 ना, अथवा के बाद जो लिख रखा है वो गलत है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ये गलत है। अथवा के बाद जो लिख रखा है, आपको सिखाया था जब मैं परासरण दाब सिखा रहा था, तो आपको शुद्ध विलायक और विलयन को ही अलग करना है। पर इन्होंने परासरण की परिभाषा दी होगी, पहले देखते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के स्वतः प्रवाह, विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। हाँ ठीक है, परासरण की परिभाषा दी इन्होंने। तथा परासरण को मात्र रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब के बराबर होता है। ये परिभाषा नहीं लिख के आनी परासरण दाब की, परासरण दाब की इसमें गलती है। परासरण दाब का मतलब है कि जिस विलयन का परासरण दाब निकालना हो, उस विलयन को और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दो। परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से उस विलयन की तरफ होने लगेगी। उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब आप लगाओगे उसे आप उस विलयन का परासरण दाब कहोगे। तो जब भी परासरण दाब निकालना हो तो विलयन जिसका निकालना है परासरण दाब, उसके साथ शुद्ध विलायक रखना होता है, और बीच में लगानी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये ध्यान रखना है, शुद्ध विलायक के साथ उस विलयन को रखना होता है जिसका परासरण दाब आपको ज्ञात करना है। और ये फार्मूला आपने पढ़ाई है
PV इज इक्वल टू एनआरटी, पी कह दो या पाई कह दो, एक ही बात है। ठीक है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, या फिर आप कह सकते हो P इज इक्वल टू एनआरटी बटे V। ये V तो यहाँ चला जाएगा अपॉन में, और ये N अपॉन V को हम कह सकते हैं C, कंसंट्रेशन। P इज इक्वल टू CRT भी आप कह सकते हो, वो लिखा हुआ है चूंकि C इज इक्वल टू N अपॉन V, मोलों की संख्या लीटर आयतन में। ठीक है, ये देखो ये है, इसमें हमारे पास विलयन है, शुद्ध विलायक है। देखो परासरण की क्रिया हो रही, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली बनानी चाहिए थी ना। इस परासरण की क्रिया की दिशा रहेगी ये यहाँ विलायक से विलयन की तरफ, और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो यहाँ ये अतिरिक्त दाब ये लगाया गया, वायुमंडलीय दाब तो इधर भी लग रहा उधर भी लग रहा, आपको पता है वायुमंडलीय दाब या वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा है, पर जो एक्स्ट्रा दाब लगाया ना परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, उस एक्स्ट्रा दाब को ही हम कहते हैं इस विलयन का परासरण दाब। जिस भी विलयन का परासरण दाब निकालना हो, उस विलयन को शुद्ध विलायक के साथ रखना चाहिए और बीच में लगानी चाहिए अर्धपारगम्य झिल्ली। परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होने लग जाएगी, और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आप जितना अतिरिक्त दाब लगाओगे विलयन के ऊपर, वही परासरण दाब है, उस विलयन का परासरण दाब है। और आपको पता होना चाहिए सांद्र विलयन का परासरण दाब ज्यादा होता है, तनु विलयन का कम होता है, जबकि वाष्प दाब इसका उल्टा है। तो वाष्प दाब और परासरण दाब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। देखो परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब के तुल्य अतिरिक्त दाब विलयन पर प्रयुक्त करना चाहिए, जहां R विलयन स्थिरांक है, P सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, P आयतन लीटर में लेना होता है, PV इक्वल टू एनआरटी में, T ताप है केल्विन में, और N है विलय के मोलों की संख्या, बार बटे अणु भार से निकल जाती है। विलयन स्थिरांक को S से भी व्यक्त किया जाता है, R की जगह S भी लिख सकते हो, तो पाई इज इक्वल टू CRT की जगह CST भी आप लिख सकते हो। अब आ जाओ वान ठाव गुणांक। वान ठाव गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं हम। देखो यह सामान्य मोलर द्रव्यमान एवं प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो वान ठाव गुणांक I जब भी निकालना हो, किसी अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान और उसी अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान, इस अनुपात को कहते हैं I। विद्युत अपघटक के लिए I का मान हमेशा बड़ा होता है 1 से, ठीक है, और विद्युत अनपघटक के लिए I का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। वान ठाव गुणांक I, अब यहां लिखा हुआ है वान ठाव गुणांक I का अणुसंख्यक गुणों से संबंध। यदि आप फार्मूला पढ़ते हो, राउल्ट का जो फार्मूला है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल प्रवाह, इसमें हमने I ऐड कर दिया। ठीक है, आपने पढ़ा डेल्टा टी पी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ भी I ऐड कर दिया। हर एक फार्मूले में आपने पढ़ा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यहाँ I से गुणा कर दी, और पाई इज इक्वल टू CRT पढ़ा, यहाँ भी I से गुणा कर दी। तो इस तरीके से आप वान ठाव गुणांक का यूज कर सकते हो फार्मूलों में। उसके बाद आता है वान ठाव गुणांक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध। तो यदि वियोजन की मात्रा नॉर्मली आपको निकालनी है, तो यहाँ वान ठाव गुणांक को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ठीक है, ये जब न्यूमेरिकल होगा तो वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छे तरीके से, अभी तो इतनी बात समझो। वान ठाव गुणांक एवं संगुणन की मात्रा में संबंध, ये है अल्फा इज इक्वल टू N इंटू 1 माइनस I अपॉन N माइनस 1, जहाँ N एक अणु के पूर्ण वियोजित या संगुणित होने पर प्राप्त कुल आयनों की संख्या है। तो इस क्रम में हमारा जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन तो पूरा हो गया। अब हम आगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जिन्हें आप कहते हो बहुविकल्प प्रश्न, और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करे हुए हैं, पर ये रिवीजन है तो फिर दोबारा से मैं आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आसूत या शुद्ध जल की मोलरता है। आसूत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए 55.55, ये रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल आंसर। और वैसे निकालनी है मोलरता, जब भी निकालनी है भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। अब भार जो है हम निकालना चाहते हैं, हमें पता है मोलरता का ये फार्मूला है, भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। भार कैसे निकलेगा? भार द्रव्यमान भी कह सकते हो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, पता है ना आपको, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, और घनत्व होता है जल का 1 ग्राम प्रति ml।
और आयतन आपने ले लिया 1000 ml। 1000 ml पानी का मतलब 1000 ग्राम पानी, जिसे आप 1 किलोग्राम पानी कहते हो। तो घनत्व 1 है, आयतन 1000 ml है, गुणा करी 1000 ग्राम। इसका मतलब साफ है कि 1000 ml पानी यदि आप लोगे तो वो 1000 ग्राम पानी ही होगा। फिर सुनो, ध्यान से सुनो, 1000 ml पानी बराबर 1000 ग्राम पानी, क्योंकि उसका घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है ना। 1 ग्राम का मतलब 1 ml, तो 1000 ग्राम का मतलब 1000 ml। 1 ml का मतलब 1 ग्राम, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को तो 1 किलोग्राम कहते हो आप। तो इसका मतलब भार हमें पता चल गया 1000 ग्राम है। H2O का अणुभार आपको बताइए, 2 है हाइड्रोजन 1 वाले, प्लस 1 है ऑक्सीजन 16 वाला, 18 होता है अणुभार, सबके याद है। तो जल की मोलरता जब भी निकालनी है, वैसे तो पता ही है 55.55 आएगा, पर जल की मोलरता जब भी निकालनी है तो ये तो हो गया भार, और ये हो गया अणुभार, और आयतन लीटर में हो गया 1 लीटर। तो 1000 को 18 से भाग करोगे 55.5555 आता रहेगा, 55.56 कह दो। तो जल की मोलरता 55.55 या 55.56 होती है। ये बात बिल्कुल समझी समझाई है आपकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, 2025 में आया, देखो। गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन एक गैसीय विलयन है, क्योंकि कपूर को जब आप गर्म करोगे तो वो तो भाप में, वाष्प में, गैस में बदल ही जाएगा। कपूर तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है ना, सब्लिमेट। तो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन गैसीय विलयन का उदाहरण है। इसमें ठोस कपूर ऊर्ध्वपातित होकर नाइट्रोजन गैस में मिल जाता है। ठीक है भाई, ठोस कपूर को गर्म करोगे तो सीधा गैस में ही तो बदलेगा और नाइट्रोजन में घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। 2025 विलय क्या हो? कोई गैस। और ये उदाहरण मैंने आपको बता रखा है, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन बता रखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता बताओ। तो इन्होंने दे रखा है 5 ग्राम NaOH, विलय का भार दे रखा है, विलय का भार दे रखा है W2 5 ग्राम। NaOH का अणुभार जब निकाल लोगे M2, तो अणुभार कैसे निकलेगा? 2 कह दो या फिर B कह दो। 2 की जगह B भी लिख सकते हो, 1 की जगह A भी लिख सकते हो। सोडियम तो होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16, और हाइड्रोजन 1। तो ये हो गया 16 1 17 और 23 40। याद भी होना चाहिए, NaOH का अणुभार 40 होता है। और विलयन का आयतन जो दे रखा है ना 450 ml, इसे 1000 से भाग करके मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो इन्होंने कहा 5 ग्राम NaOH। मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ तो बहुत सरल तरीके से कराता हूँ, वो आपको भी पता। 5 ग्राम NaOH, तो हमने लिख दिया विलय का भार है 5 ग्राम, और NaOH का सवाल है तो अणुभार हो जाएगा इसका NaOH का जोड़कर देखेंगे तो 40। 450 ml विलयन में घुला है, विलयन का आयतन दे रखा है 450 ml, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमने 1000 से भाग कर दी। फिर हमने फार्मूला लिख लिया। मोलरता का फार्मूला होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, किस में? लीटर में, है ना। इसमें वैल्यू पुट करो। विलय का भार 5 ग्राम है, अणुभार है इसका 40, और आयतन लीटर में 450 और बटे 1000 कर लोगे बस। अब कैलकुलेट, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से भाग करी। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी आप कर ही लोगे। ठीक है, 10 तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका उत्तर 0.278, देख लेना आप। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताओ। आपको पता है मोलरता बराबर होती है यह ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है तो मोलरता को अणुभार से गुणा कर दो ना। मोलरता को अणुभार से गुणा कर दो, ग्राम प्रति लीटर, ये विलय का भार ग्राम में ही तो होता है इसमें। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है तो मोलरता को अणुभार से गुणा कर दो। और मोलरता इन्होंने दे रखी है 0.2, तो 0.2 को गुणा करनी है अणुभार से। H2SO4 का जब आप अणुभार निकालने जाओगे
तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98, निकाल के देख लेना। पता है निकालना आता है। दो तो हाइड्रोजन है एक वाले, प्लस एक सल्फर 32 वाला, प्लस 4 हैं ऑक्सीजन 16 वाले। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, है ना। ये हो गया 6 और 3 9, और 9 तो ये हो गए 90, हो गया 90 94 96 98 98। तो इसका मतलब ये है कि अणुभार से गुणा कर दी, इसे 98 से गुणा कर दो 0.2। तो 0.2 को देखो 98 से तो गुणा कर रहे हैं अभी। ये आ गया आपका सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार से। भार कितना है 180 ग्राम, जल का अणुभार 18 होता है, कर लोगे भाग 18 दाम 180, 10 मोल है। कर रखा है ना क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2025 में भी आया था ऐसा ही। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है। देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक जो है ना ppm का एक फार्मूला ये भी सिखाया था 4 में से, कि आप विलेय का भार मिलीग्राम में लिखो और विलयन का आयतन लिखो लीटर में, बस और कुछ नहीं करना। तो इन्होंने कहा 5 मिलीग्राम, ऊपर तो 5 लिखेंगे, आयतन लीटर प्रति लीटर है 1 लिखेंगे, 5/1 ppm में उत्तर है इसका। 5 ppm कितना है 5 ppm तेरा। देखो दिखा रखा है क्वेश्चन आपको, ये रिवीजन ही तो चल रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 ml बनाने के लिए आवश्यक मात्रा है। Na2CO3 के 0.2 m विलयन के 500 ml बनाने के लिए, तो इन्होंने दे रखा है मोलरता दे रखी इन्होंने 0.2, तो हमने यहाँ मोलरता की जगह 0.2 लिख दिया होगा, कहीं कहाँ लिखा। चलो अच्छा पहले तो इन्होंने फार्मूला बताया, पहले मैं बता देता हूँ। ये Na2CO3 का जिक्र जो किया है, इससे तो निकलेगा आपका अणुभार, ठीक है। अणुभार निकलेगा M2 कह दो, चलो इसे MB भी कह सकते हैं। विलेय का अणुभार निकल जाएगा 2 सोडियम 23 वाले, कार्बन 12 वाला, 3 ऑक्सीजन 16 वाले। और यहाँ इन्होंने ये दे दी मोलरता, ये अणुभार है ये मोलरता, और ये दे दिया इन्होंने आयतन 500/1000 लीटर में आयतन आ गया ये। आवश्यक मात्रा, मात्रा का मतलब इन्होंने पूछा है WB, ये पूछा है WB, तो हमने WB कह दो या W2 कह दो, चलो W2 पूछा है, W2 भी कह सकते हो आप इसे। तो हमें पता है फार्मूला होता है मोलरता का भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। लीटर को मिलीलीटर लिख के 1000 से भाग कर रखी, और हमें चाहिए यहाँ W2। तो W2 निकालने के लिए इन तीनों की गुणा करो और 1000 से भाग करो, यानी मोलरता अणुभार और आयतन की गुणा करो। देखो मोलरता अणुभार और आयतन की गुणा कर रहे, और बटे में किसे ले जाना था हमें, बस बटे में तो 1000 था, ये बाजार ही जाएगा बटे में, ये हो जाएगा सवाल। मोलरता दे रखी 0.2, अणुभार 106 है, जोड़ के निकाल लोगे। आयतन 500 ml था, 1000 से भाग करी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। कितना बढ़िया सवाल है। 2000 कब आया ये, 2025 में भी आया, 2022 में भी आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। मोलरता बतानी है कितनी है, निकाल दोगे। 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, ठीक है। मोलरता भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। विलायक दे रखा 1000 ग्राम जल, यानी 1000 ml। 1 लीटर जल, एक लीटर जल का मतलब 1000 ग्राम और 1000 ml बराबर होते हैं ना, तो इसलिए आयतन उतना ही होगा। तो विलेय यानी ग्लूकोज का अणुभार, भार दे रखा इन्होंने 18 ग्राम दे रखा ना, 18 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 180, जोड़ के देख लेना C6H12O6। तो मोलरता भार बटे अणुभार आयतन लीटर में, भार 18 ग्राम, अणुभार 180, आयतन लीटर में 18/180 यानी 1/10 0.1। अब सवाल ये खड़ा होता है बच्चों के दिमाग में, इन्होंने कहा था 1000 ग्राम विलायक, अब ग्लूकोज को घोल रखा विलायक क्या होगा, पानी तो होगा, पानी में तो घोल रखा होगा। और आपको पता है 1000 ग्राम पानी है तो 1000 ml पानी है, यानी आयतन का
दे रखा है इन्होंने 1000 ml। आयतन कितना दे रखा है? 1000 ml, यानी 1 लीटर। चलो, अब कौन सा क्वेश्चन है? ये है, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई होती है। तापमान यानी ऐसी सांद्रता नापने का तरीका जिसमें तापमान बदलने का कोई फर्क ना पड़ता हो, और ताप का फर्क पड़ता है आयतन पर। तो आपको ऐसा सांद्रता नापने की विधि देखनी है जिसमें आयतन का जिक्र ही नहीं आता, और ऐसी होती है मोललता। मोललता माने भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। तो मोललता एकमात्र ऐसी सांद्रता नापने की इकाई या विधि है जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आयतन का जिक्र ही नहीं है। भाई टेम्परेचर बदलेगा तो आयतन बदलेगा ना, और आयतन बदलेगा तो आयतन के बदलने से वे सभी इकाइयां बदल जाएंगी जिनमें आयतन का जिक्र आता है, चाहे नॉर्मलता है, चाहे मोलरता है, चाहे फॉर्मलता है। ठीक है, बहुत सारी इकाइयां ऐसी हैं जिनमें आयतन का जिक्र आता है। जिसमें भी आयतन का जिक्र आएगा उसका मान बदलेगा ताप बदलने पर, क्योंकि आयतन बदलेगा। जबकि मोललता एकमात्र ऐसी इकाई या सांद्रता नापने की ऐसी विधि है जिसमें आयतन का हम बात ही नहीं करते, आयतन का बात नहीं करते तो ताप बदलने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, उन्होंने कहा 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताओ। भाई ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताना है तो ग्लूकोज के मोल तो ऊपर लिखो, और जल के और ग्लूकोज के दोनों के मोल नीचे लिखो, यानी ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल। अब मोलों की संख्या तो निकाल दोगे आप भार बटे अणुभार से। हमने देखा ग्लूकोज के मोल 1.8 ग्राम था, इतने आए, और जल के मोल भार बटे अणुभार से इतने आए। तो मोल प्रभाज जिसका भी निकालना है उसके मोल ऊपर लिखो और बटे में लिखो कुल मोल। बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया है, इसे तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में घुला है, विलयन की मोललता होगी। निकाल दोगे मोललता? भाई भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, या ग्राम में लिखा हुआ है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करी। भार था 3 ग्राम, अणुभार आपको पता ही है कि क्या है, बेंजीन 80 होता है, 60 होता है बेंजीन का, 80 ग्राम है। विलायक नहीं, क्या चीज़ घोल रखी इन्होंने, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का यदि आप CH3COOH का अणुभार जोड़कर निकाल लोगे तो 60 आएगा। तो ये तो भार है एसिटिक अम्ल का, 3 ग्राम है ये लिखा हुआ, और ये है अणुभार 60। ठीक है, और विलायक कितना है? 80 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से भाग कर दी। कर लोगे कैलकुलेट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2023। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% है, इथेनॉल का मोल प्रभाज। मुझे बताओ 90% यानी 90 ग्राम एथेनॉल है तो 10 ग्राम क्या होगा फिर? 10 ग्राम फिर पानी होगा। ठीक है, 10 ग्राम पानी होगा। तो 90 ग्राम तो इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और 10 ग्राम पानी है। एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है, एक्स एथेनॉल, एथेनॉल के मोल बटे कुल मोल। एथेनॉल के मोल भार बटे अणुभार, 90 ग्राम था बटे 46, यहाँ भी 90 बटे 46, और ये 10 ग्राम था पानी, 10 बटे अणुभार पानी का 18 होता है। कर लोगे? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये कब आया? 2022 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1 विलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? 3.5 ppm का मतलब है कि 10 लाख ग्राम में 3.5 ग्राम घुला हुआ है। 10 लाख ग्राम विलियन में 3.5 ग्राम विलेय घुला हुआ है, या फिर आप कह सकते हो 3.5 मिलीग्राम विलेय 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बनेगा ये 3.5 मिलीग्राम घुला हुआ है 1 लीटर विलियन। ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, 2025 में भी आया था, 2019 में भी आया था। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल पक्का होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 10% द्रव्यमान प्रतिशत समझते हो? 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी, 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो मुझे एक बात बताओ, 10 ग्राम तो है ग्लूकोज, 90 ग्राम पानी है,
तो इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम में तो है 10 ग्राम, 10 ग्राम तो 200 ग्राम में 20 ग्राम होगा। तो सीधा आ गया उत्तर, लो 20 ग्राम। ये तो केमिस्ट्री का सवाल है ही नहीं, ये तो गणित का सवाल बना दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, 10 mHCl के 100 ml को, भाई 10 mHCl है, M1V1 इधर देखूंगा मैं, और M2V2 इधर देखो। हाँ, तो यहाँ जो है 10 mHCl के आयतन कितना है, 100 ml। तो ये हो गया 100 दाम 1000, 1000 मिलीमोल हैं इसके। और इधर कितने हैं, 10 MNA2CO3 के 75 ml। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, Na2CO3 के 2 आयन होते हैं, Na पॉजिटिव है ना, 2 धनायन देगा ना वो, और 2 धनायन देगा, जिनके ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक इकाई धनावेश हो। तो यहाँ 10 को हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसका इफेक्ट दुगना होगा ना, मोलरता दुगनी हो जाएगी, और गुणा आयतन कितना है, 75। ठीक है, मतलब इसके तो आयन होते हैं 2, और इसके आयन होते हैं कितने, Na2CO3 के 3 आयन होते हैं। यदि आयनों से गुणा करो तो HCl के तो 2 आयन होते हैं, और इसके होते हैं 3, तो 2 से गुणा कर दी, ये तो हो गया 2000। और यदि यहाँ आयनों का हिसाब देखें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 धाम 750 गुणा 3, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1, 3 सत्ते 21, इतने इतने मोल हैं इसके, और इसके इतने हैं, तो इसके तो ज़्यादा हैं भाई, है ना, ज़्यादा ज़्यादा हैं, इसका मतलब क्षार है ये। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ना, तो विलयन क्षारीय होगा, अम्ल से ज़्यादा मोल हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर, ये जो अब क्वेश्चन आगे आएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब आएंगे क्वेश्चन, इनमें से बहुत आएंगे आपके पेपर में। निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो बेटा ये तो तीनों अणु संख्या गुणधर्म है, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। ये पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, यानी अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ठीक है ना, चलें आगे। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा आयनों में टूटेगा। ये तो आयनों में टूटता ही नहीं, ये 2 आयनों में टूटता है, ये एक कैल्शियम आयन 2, ये 3 आयनों में टूटता है, और सुक्रोज आयनों में टूटता ही नहीं है ना, ये टूटता। तो सबसे ज्यादा आयन किसके हैं, इसके हैं। CaCl2 कैसे टूटता है, एक तो Ca डबल पॉजिटिव 2 बनेंगे, Cl नेगेटिव 3 आयन बनेंगे, तो 1% का इफेक्ट 3% दिखाई देगा हमें, तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन इसी में ही होगा, सी सही उत्तर है, ये है सही, क्योंकि सबसे ज्यादा आयन है ना इसमें, आई का मान सबसे ज्यादा है, क्वांट हाफ गुणांक का, जो सबसे ज्यादा आयनों में टूटता है, अणु संख्या गुणधर्म उसमें ज्यादा ही होता है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो वो कहता है हिमांक का अवनमन, चाहे वो कहता है क्वथनांक का उन्नयन, मोललता से समानुपाती होते हैं, मोललता से। तो यहाँ देख लो, ये रही मोललता। हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन दोनों ही समानुपाती होते हैं मोललता के। ठीक है बेटे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम होगा। आयन देख लो किसमें ज्यादा होंगे, सोडियम क्लोराइड 2 आयन, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 देखो कितने आयन है, 2 तो K पॉजिटिव, 3 आयन। यूरिया आयनों में टूटता ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा आयनों में पोटेशियम सल्फेट टूटता है, तो हिमांक में जो अवनमन होगा या हिमांक सबसे कम इसी का ही होगा, पोटेशियम सल्फेट जब घुला होगा पानी में, सबसे कम कर देगा हिमांक को। अगला क्वेश्चन है जी आपका 21वां क्वेश्चन, देखो 21वां क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। आयन देखो किस में बनेंगे सबसे ज्यादा, भाई इसमें तो 2 आयन बन रहे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2 आयन बन रहे, इसमें 3 तो बन रहे, NH4 पॉजिटिव आयन, एक बन रहा PO4 ट्रिपल नेगेटिव आयन, 3 और 1 4, इसमें 4 आयन बन रहे।
और BaCl2 में एक Ba डबल पॉजिटिव, दो बनेंगे Cl नेगेटिव, 3 आयन। और इसमें दो तो बनेंगे Na पॉजिटिव आयन और एक SO4 डबल नेगेटिव, 3 आयन। तो सबसे ज़्यादा आयन किस में बने? इसमें बने सी में, अमोनियम फॉस्फेट में। तो सबसे ज़्यादा परासरण दाब इसी का ही होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सांद्र विलयन होगा इसका, इसमें कणों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। तो आपको ये फार्मूला याद है, m इज इक्वल टू 1000 K W अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। आपको गणना करनी है Kb की, इसकी। इसे रोकोगे तो इन तीनों की गुणा हो जाएगी, K निकालना है तो अणुभार डेल्टा टी कैपिटल W तो जाएंगे ऊपर, और अपॉन में आएगा 1000 और स्मॉल w। अब देख लो आप क्या है इनमें, m डेल्टा टी कैपिटल W, m डेल्टा टी कैपिटल W, 1000 स्मॉल w। ये तो ए ही बन गया आंसर, ही है आंसर, सही है। ठीक है, आपको पता है ना, डेल्टा टी को आप डेल्टा टी बी कब लिखोगे? जब मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात होगी, बी फॉर बॉइलिंग, क्वथनांक का उन्नयन। और टी एफ, डेल्टा टी एफ कब लिखोगे? जब मोलल अवनमन स्थिरांक यानी हिमांक के अवनमन की बात होगी। नेक्स्ट, इन्होंने कहा अनंत तनुता पर जलीय सोडियम सल्फेट विलयन का वांठाव गुणांक का मान होगा। सोडियम सल्फेट कितने आयनों में टूटता है? सोडियम सल्फेट दो तो बनते हैं Na पॉजिटिव आयन, एक SO4 डबल नेगेटिव आयन, 3 आयन। तो आई का मान 3 होगा। देखो 3 कहाँ है, ये रहा, 3 आयनों में टूट रहा ना, इसलिए वांठाव गुणांक का मान 3 होगा। इन्होंने कहा यदि एक प्रोटीन के 200 ml या 200 cc या 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.2 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान PV इज इक्वल टू nRT, और PV भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार RT। मोलर द्रव्यमान M निकालना है, इसे मैं इधर ले गया, WRT बटे P, बस P माने परासरण दाब है, पाई V भी लिख सकते हो। W इन्होंने कहा कितने ग्राम है? 1.26, ये लिख दिया 1.26, और 0.0821 ये तो याद है आपके, R का मान। कैपिटल T कितना है? टेम्परेचर कितना दे रखा है इन्होंने? 300 केल्विन दे रखा, ये दे रखा देखो 300 केल्विन, 300 केल्विन बटे P कितना है? ये है परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ आयतन कितना था? 200 ml, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है, कर लोगे कैलकुलेट। मेन चीज ये है m इज इक्वल टू WRT बटे PV, m इज इक्वल टू WRT बटे PV। देखो m इज इक्वल टू WRT बटे PV, IV जो भी कुछ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी आपका ये, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? परासरण दाब सबसे ज्यादा तो उसका होता है जिसमें आयन ज्यादा होंगे, पर इन्होंने सवाल को उल्टा करके पूछ लिया, सबसे कम, तो जिसमें आयन सबसे कम होंगे। देखो पोटेशियम क्लोराइड KCl में तो 2 आयन होंगे, स्वर्ण विलयन टूटने का ही नहीं है आयनों में। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 3 आयन होंगे। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, तो इसमें आयन सबसे कम इसमें है, स्वर्ण में। आयनों में टूट ही नहीं रहा, तो परासरण दाब सबसे कम होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछ लिया क्वेश्चन, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। और सबसे ज़्यादा आयन सबसे ज़्यादा देखें किसमें? किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म तो विलय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अणु संख्या गुणधर्म है, परासरण दाब अणु संख्या गुणधर्म है,
पृष्ठ तनाव नहीं है, घनत्व नहीं है, इनमें से सभी ये नहीं है, परासरण दाब है, सिर्फ अणुसंख्य गुणधर्म। अगला क्वेश्चन वैसा है, देखो ये क्वेश्चन चलो करा देता हूँ मैं, वैसे इसके आने के चांस तो ना के बराबर हैं परीक्षा में। दो कथन दे रखे हैं, ए में तो दे रखा है इन्होंने, द्रव अवस्था वाले विलयन की मोलरता ताप में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है। हाँ, मोलरता तो बदलेगी ताप बढ़ने पर, ताप चेंज होगा तो मोलरता बदलेगी, क्योंकि मोलरता में आयतन का जिक्र आता है। कारण दिया इन्होंने, ताप में परिवर्तन में विलयन का आयतन परिवर्तित हो जाता है, यही बात लिख दी। तो सही बात है, दोनों बात सही है। आयतन बदलेगा तो मोलरता बदलेगी, तो दोनों बातें सही हैं बेटे। अब दोनों बातें सही जो होती हैं तो फिर ऑप्शन कौन सा होता है, ए। कथन ए तथा कारण आर, ठीक है, दोनों सत्य हैं, तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ये बात तो मैंने आपको अभी समझाई थी कि आपको देखना है कि कौन से कौन से वो सांद्रता नापने की कौन सी विधि या कौन सी इकाई ऐसी है जिसमें आयतन का जिक्र आया है, और जिसमें आयतन का जिक्र आया ना, ताप का मान बदलने से उसका मान बदलेगा, क्योंकि ताप बदलने से आयतन बदलेगा, और आयतन बदलेगा तो उस इकाई का या उस विधि का इकाई का मान बदलना ही है जिसमें आयतन का जिक्र आया, और मोलरता में आयतन का जिक्र आता है ना। तो बस आज हमें इतना ही पढ़ना था, बाकी पढ़ाई हम कल करेंगे। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो हमारा चैप्टर है ना विलियन, इसका जो मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के भी इसमें हैं, 4 दिन लगेंगे इसमें, 1 दिन हो चुका है, 3 लेक्चर इसमें और होंगे, ठीक है। 4 लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, रिवीजन की तरफ फोकस रखो। मैंने आपको बताया है कि आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं बहुत देर तक स्क्रीन नहीं देख पा रहा, तो आप लेक्चर को चलाकर छोड़ दो, उसकी आवाज़ सुनो। जब आप मेरी बातों को सुनोगे तो आपका रिवीजन होगा बहुत बढ़िया, और कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर होंगे, रिपीट होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स का रिपीट होना बार बार। जब हम किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे जहन में जो है, हमारे दिमाग में वो बिल्कुल पक्की फिक्स हो जाती है एकदम मजबूत तरीके से, ठीक है। तो बस बाकी पढ़ाई हम कल करेंगे, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।